तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया को देखने वाले हैं। दोस्तों, प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व्स में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद इनकी आईयूसीएन कैटेगरीज भी देखेंगे। दोस्तों, आईयूसीएन एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और उनकी कैटेगरीज को इसके संदर्भ में देखेंगे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स के संदर्भ में। फिर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स की और चर्चा करेंगे, और यूनेस्को का एक प्रोग्राम होता है मैन एंड बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोग्राम, उसके बारे में भी देखेंगे। हम अपने यहाँ बायोस्फीयर जोन्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया को देखेंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात होगी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया को देखेंगे, कौन सी संस्था है इन्वॉल्व वो भी देखेंगे। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे। उसका नेशनल पार्क्स इन इंडिया को देखेंगे और उनका लोकेशन मैप में देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की चर्चा करेंगे, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया को देखेंगे। फिर एलिफेंट रिजर्व्स को भी देखेंगे। एलिफेंट रिजर्व्स को फिर भारत में आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया को देखेंगे, बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया को देखेंगे। रामसर साइट्स की बात करेंगे। दोस्तों, रामसर साइट्स वेटलैंड के लिए होता है। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और देखेंगे जो आखिर किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज की। जो क्या होता है प्रोटेक्टेड एरियाज? तो प्रोटेक्टेड एरियाज जमीन का या सी का कोई भी ऐसा रीजन और जोन जिसको एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला होता है। किस चीज के लिए? बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए एंड सोशियो एनवायरमेंटल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, हमारे यहाँ चार मेजर कैटेगरीज है जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको डिमार्केट किया गया है। और जो चार कैटेगरीज हैं वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व। और इसके अलावा हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स भी देखने को मिलेंगे आपको, टाइगर रिजर्व्स भी देखने को मिलेंगे, एलिफेंट रिजर्व्स भी देखने को मिलेंगे, और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद संविधान की बात करें तो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ एज अ सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, इसको दिमाग में रखना। इससे बहुत सारे सवाल आपके यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या होता है, थोड़ा सा समझो इस चीज को। हमारे यहाँ शेड्यूल्स होते हैं जिसमें सेवेंथ शेड्यूल जो है वो आपको ये डिसाइड करता है जो कोई भी सब्जेक्ट पे कौन कानून बनाएगा। स्टेट कानून बनाएगा, यूनियन कानून बनाएगा, या फिर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होता है। तो ये जो है वाइल्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। उसका मतलब ये हुआ जो इस पे राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी विरोधाभास होता है, तो यूनियन गवर्नमेंट की ही चलती चलेगी। इसको आप दिमाग में रखना। ठीक है, तो अब इससे सवाल क्या बनेंगे आप समझो। अगर मैं कहता हूं जो नेशनल पार्क कौन घोषित कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कौन कर सकता है? तो अब तो आपके दिमाग में सवाल आंसर तो समझ में आ गया होगा ना, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, चलिए। उसके बाद नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है ये आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क डिसाइड करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया के लिए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा कि हम लोगों ने देखा 1972 में अस्तित्व में आया, इसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखेंगे। अब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो नेशनल पार्क, उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद आता है रिजर्व प्रोटेक्ट, और सबसे अंतिम में आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। ठीक है, चलिए। अब ये क्या है? दोस्तों, ये एक टेबल है जो आपको समझना काफी जरूरी है। और डेटा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो नेशनल पार्क, सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस को अंकित करता है। तो सबसे पहले हैबिटेट की बात करते हैं। तो नेशनल पार्क जो होता है ना, वो पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल और स्पीसीज के देखभाल के लिए बनाया गया है, वो हैबिटेट को कंसीडर करके। सैंक्चुरी की बात करते हैं तो जनरली स्पीसीज ओरिएंटेड होता है। एग्जांपल्स साइट्रस पिचर प्लांट, यहाँ पे आप देखो प्लांट के बेसिस पे भी है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं तो इकोसिस्टम ओरिएंटेड होता है जिसमें ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद साइज की बात करते हैं तो 0.04 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 3162 स्क्वायर किलोमीटर। फिर सेंचुरी की बात करेंगे तो 0.61 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 7818 स्क्वायर किलोमीटर। और बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही बड़ा होता है, यानी कि ओवर 5670 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आपको जनरल, जैसा कि यहाँ पे कीवर्ड है जनरल, साइज रेंज देखने को मिला है।
बाउंड्री रेगुलेशन की बात करते हैं तो नेशनल पार्क का तो फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन होता है। कानून कौन सा है हमने आपको बता दिया। उसके बाद बाउंड्रीज आर नॉट सैक्रोसेंट इन सैंक्चुरीज, इसको आप दिमाग में रखेंगे। जो सैंक्चुरी का जो एरिया होता है उसमें बाउंड्रीज सैक्रोसेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व में लेजिस्लेशन के द्वारा फिक्स किया जाता है। ठीक है, फिर बायोटिक इंटरफेरेंस को जान लेते हैं। तो बफर जोन छोड़ के नेशनल पार्क में कोई बायोटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है। सैंक्चुरी की बात करते हैं तो इसमें लिमिटेड होता है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली सेम जो कि नेशनल पार्क में होता है। बफर जोन छोड़ के नो बायोटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, टूरिज्म की बात करते हैं तो आपको नेशनल पार्क में परमिसेबल है, सैंक्चुरी में परमिसेबल है, और बायोस्फीयर रिजर्व में नॉर्मली नॉट परमिसेबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। फिर रिसर्च एंड मैनेजमेंट की बात करें तो आपको नेशनल पार्क में लैकिंग कोई रिसर्च देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली ये कंजर्वेशन के लिए ही होता है, रिसर्च एंड मैनेजमेंट इसमें नहीं आता है। फिर सेंचुरी में भी सेम कहानी है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में ये मैनेज्ड होता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ही आपको कंजर्वेशन पे जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब डिफरेंट आईयूसीएन कैटेगरीज देख लेते हैं। ये आईयूसीएन कैटेगराइज करता है, और किसके थ्रू करता है तो थ्रू वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है जो नेशनल पार्क है वो कैटेगरी 2 में आता है। ठीक है, और कैटेगरी 1 ए जो है वो स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व है। कैटेगरी 1 बी है जो वाइल्डरनेस एरिया है। फिर कैटेगरी 3 है वो नेचुरल मॉन्यूमेंट और फीचर है। कैटेगरी 4 हैबिटेट और स्पीसीज मैनेजमेंट एरिया। कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड लैंडस्केप और सीस्केप। तो यही है। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क आता है। चलिए अब बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया की बात कर लेते हैं। दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या है ये जानना काफी जरूरी है। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को देखा जाता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है जो बायोस्फीयर का मतलब होता है बायोस मींस लाइफ, और स्फीयर मतलब एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहां पे लिविंग थिंग्स जीते हैं और थ्राइव करते हैं, है ना, लिव एंड थ्राइव। ठीक है, तो अब बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, इट ऑल्सो रिस्टोर्स द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन दैट विंसिनिटी। तो ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही देखा जाता है, वहाँ पर ट्रेडिशनल लाइफ्स ऑफ द ट्राइबल्स की भी इंपॉर्टेंस को देखा जाता है, और ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी की रक्षा की जाती है। ठीक है, उसका कंजर्वेशन किया जाता है, और इसके लिए यूनेस्को जो है वो सामने आया है, और वो आपको कल्चरल और नेचुरल लैंडस्केप्स हैं जो उसकी कंजर्वेशन में ये काम करता आया है। दोस्तों इसका मेन थीम है जो किस तरीके से ह्यूमन बींग्स नेचर के साथ को एग्जिस्ट करें, और इसी के चक्कर में आया है एक आपको यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि 1971 में अस्तित्व में आया। ठीक है, और इससे यूपीएससी से लेके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल बनते आए हैं। ठीक है, अब एक बार जोन्स देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के कौन कौन से होते हैं। ये इमेज है जिसको आप देख के रिलेट कर सकते हो जो कौन सी एक्टिविटीज कहाँ पे क्या होती है। कोर एरियाज में कोई एक्टिविटी नहीं होती, फिर बफर जोन आता है, फिर ट्रांजिशन जोन आता है। ठीक है, कोर एरियाज को प्रोटेक्ट करता है बफर जोन, और बफर जोन के ऊपर में ट्रांजिशन जोन होता है जहां पे बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म, ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च, एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग सारी देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कोर जोन का जो है वो प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड एरिया विद नेचुरल वैल्यू। बफर जोन की बात करते हैं तो सराउंड्स कोर जोन, अलाउ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हेल्प प्रोटेक्ट कोर जोन। फिर ट्रांजिशन जोन की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, और जिसमें कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज पे फोकस किया जाता है। चलिए अब हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड आर देयर इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखो ऐसा है, जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम तो यूनेस्को का है ही है, ऊपर से हम लोग भी मैनेज करते हैं, और हम लोग को यूनेस्को गाइड करता है जो इसको आप मैनेज करो। तो हम लोगों ने तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को आंक रखा है जो कि हम लोग देखेंगे, और इसमें से 12 जो हैं वो यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनली रिकॉग्निशन उसको मिल चुका है थ्रू मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ठीक है, और ओवरऑल यूनेस्को की बात करें तो वर्ल्ड में 686 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिस और कहाँ पे तो 122 कंट्रीज में, और जिसमें 20 ट्रांस बाउंड्री साइट है, मतलब एक और दो दो देशों के बीच में ये बायोस्फीयर रिजर्व शेयर्ड। ठीक है, तो फिर
कैसे चलता है काम, कैसे क्या होता है, तो देखो ऐसा है जैसा कि हम लोगों ने बताया, जो हम लोग भी इसको मॉनिटर करते हैं अपने बायोस्फीयर रिजर्व को, तो हम लोग के लिए बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1986 से ही ये काम चलता आया है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टेट्स को दिए जाते हैं मेंटेनेंस के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और मैनेजमेंट एक्शन प्लान जो है वो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और अप्रूवल जो होता है और मॉनिटरिंग जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसी तरीके से काम होता है। और यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है ये गाइडेंस एंड सपोर्ट देता है, और ग्लोबल नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए ये नियम और कानून डिसाइड करता है। तो आपके सामने जो लिस्ट दिख रहा है वो आपको टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और बायोस्फीयर रिजर्व्स में जैसा कि मैंने बताया, प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स भी जो होते हैं, इंडेमिक स्पीसीज होते हैं, उनके कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे की फौना जो दिख रहा है वो एनिमल्स ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट आप एक बार देख लेना, बड़े अच्छे से देख लेना। और जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। मैं अभी एक एक डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। और ये लिस्ट आपके लिए है, आप इसको हैंड आउट में समझना, इसका अच्छा वाला वर्जन भी है जो कि आपको मिल जाएगा। अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व से ऐसे चीज जो कि सवालों में दिखते हैं। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वर्ल्ड का वो है कोगलबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। कहाँ पे है ये? तो साउथ अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने मूरा द्रवा दानुबे को फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स ऐसे होते हैं जो आपको बाउंड्रीज भी शेयर करते हैं कंट्रीज के, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन साउथ एशिया वाज हुरुलू बायोस्फीयर रिजर्व जो कि श्रीलंका में है। उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल डू नॉट हैव बायोस्फीयर्स येट, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया आर अनाउंस्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको आप दिमाग में रखेंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो फिर दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। तो उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया की बात करें तो ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ठीक है। हालांकि ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है, यानी कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन इसको नहीं मिला है। और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया की बात करें तो डिब्रू सैकोवा जो कि आसाम में है, इसको भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व से रिकॉग्निशन नहीं मिला है, ठीक है। तो फिर कौन सा है सबसे छोटा जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में आता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्निशन है, तो नॉर्किक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखना, ठीक है। ये रहा ना नॉर्किक। देखो यहाँ पे जिस पे स्टार लगा हुआ है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, जो नहीं लगा हुआ है वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट नहीं है, वो भारत सरकार के द्वारा ही संचालन किया जाता है। चलिए, अब हम लोग एक एक करके सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से। ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि कंट्री में स्टैब्लिश हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1986 में। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आप लोकेशन देख रहे हो, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटका, ये केरला है, तीनों को कवर कर रहा है। और कवरेज की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ वेनाड, नगरहोल कर्नाटका, बंदीपुर कर्नाटका, मुदुमलाई, नीलांबूर, साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स, ये तीनों ये सारे जितने हैं ये तीनों स्टेट्स में फैले हुए हैं। और ये वेस्टर्न घाट्स एज एन होल का पार्ट है। एरिया 5,520 किलोमीटर कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नीलगिरी ताहर लाइन टेल्ड मैकैक देखने को मिलता है, ठीक है। इससे यूपीएससी में सवाल बहुत ज्यादा बनते थे अराउंड 2013-14 के आसपास, ठीक है। चलिए, अब हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार की बात करते हैं। ये भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और ये 1989 में अस्तित्व में आया। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, रामेश्वरम इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ, ये लोकेशन रहा। यहीं पे एडम्स ब्रिज भी है, पार्क स्ट्रेट भी यहीं पे है। और यहाँ पे आपको सी काउ या फिर सी ड्यूगोंग मिलते हैं। क्या होते हैं ये? तो एक तरीके से आपको इस तरीके के दिखते हैं ये। इस तरीके का उनका थूथना होता है, मोटा सा गोल होता है, इस तरीके का होता है। और ये वहाँ पे सी ग्रास खाता है, और इस एरिया में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर सुंदरबंस की बात कर लेते हैं। ये भी यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का पार्ट है। वेस्ट बंगाल में लोकेशन है। उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये डेल्टा है वहाँ पे ये है। और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये भी आपको मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। उत्तराखंड में है, पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड को कवर करता है। वेस्टर्न हिमालयाज माउंटेन का ये पार्ट है। और हिमालयन स्नो लेपर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको नॉर्केक, ये भी आपको मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे छोटा ये बायोस्फीयर रिजर्व है। मात्र 820 किलोमीटर का इसका एरिया है। यहाँ पर रेड पैंडा आपको देखने को मिलता है। ये है कहाँ पे, तो मेघालय में है। ईस्ट वेस्ट और साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको कनेक्टेड टू मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा सेमी एरिड एरिया है ये। जाइंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए फिर आते हैं, चलते हैं आपको सिमलीपाल, ठीक है। यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, वाइल्ड एलिफेंट देखने को मिलता है, और गौर जो बाइसन है वो भी देखने को मिलता है। और सिमलीपाल मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, उड़ीसा में है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना अच्छे से देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंग्रोव्स भी हैं। और ये डेक्कन पेनिनसुला का पार्ट है। फिर चलते हैं अचनकमर अमरकंटक। दोस्तों इसका लोकेशन ये रहा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, वहीं पे है। और अमरकंटक से नर्मदा नदी बहती है, आपको पता ही होगा। तो ये अचनकमर अमरकंटक जो है, ये आपको मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। पार्ट ऑफ अलीपुर दिंडोरी डिस्ट्रिक्ट एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और मैकाल हिल्स यहीं पे है। और यहाँ पे लेपर्ड्स, गौर और चीतल देखने को मिलते हैं। चीतल एंटेलोप की प्रजाति है। फिर आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स चलते हैं। यहाँ पे ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, वहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड बायोस्फीयर रिजर्व है, विच इज कनेक्टेड टू मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और यहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। दोस्तों सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होते हैं ना, वो आपको जनरली जो दूसरे नॉर्मल जो फ्रेश वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं, उससे काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। और खासकर जो समंदर वाले होंगे, वो काफ़ी बड़े होंगे, ठीक है। तो इसको आप दिमाग में रखना, ये इतने बड़े होते हैं, जो समझो बहुत ही उनके सामने में जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होते हैं वो बच्चे लगेंगे, कुछ लगेंगे ही नहीं, वो उनका साइज बहुत ही हैवी होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी कनेक्टेड टू मैन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये तमिलनाडु और केरला में है, ठीक है दोस्तों। और ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। नीलगिरी, ताहर और एलिफेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर चलते हैं सिक्किम, यहाँ पे कंचन डोजोंगा है, ये भी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। सन 2000 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। सिक्किम में है ये, नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम को कवर करता है। ईस्ट हिमालय, यहाँ पे स्नो लेपर्ड और रेड पैंडा देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं लास्ट में पन्ना, ठीक है। तो पन्ना की बात करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में है। पार्ट ऑफ पन्ना छत्तीसपुर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये एक तरीके का रिवर वैली है, वहीं पे है ये। और टाइगर, चीतल, चिंकारा, सांबर एंड स्लॉथ बियर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं मानस, ये आपको मानस रहा। मानस में आपको मानस टाइगर रिजर्व तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे आपको की फौना जो होंगे, वो गोल्डन लंगूर यहाँ देखने को मिलेगा, रेड पांडा देखने को मिलेगा। ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है, आसाम में ये पड़ता है। मानस के ठीक ऊपर में रॉयल मानस है, जो कि भूटान का पार्ट है। और एसएससी में ये सवाल आ चुका है, ठीक है। चलिए, उसके बाद डिब्रू साइखोवा, ये आपको 1997 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ये भी आसाम में है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश के पास में है। और ये पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स। और गोल्डन लंगूर यहाँ पे देखने को मिलता है। दिहांग दिबांग ठीक बगल में है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आपको की फौना की कोई चर्चा नहीं है। और अपर सियांग, वेस्ट सियांग और दिबांग वैलीज यहाँ पे इसका कवरेज है, अरुणाचल प्रदेश का ये पार्ट है। चलिए फिर ग्रेट रन ऑफ कच्छ की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको गुजरात में ये आपको राजकोट, सुंदरनगर, पाटन डिस्ट्रिक्ट पार्ट ऑफ कच्छ कवर करता है। बहुत बड़ा एरिया है दोस्तों, 12,454 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और यहाँ पे आपको इंडियन वाइल्ड एस मिलेंगे, एक तरीके का के गधे, जो कि वहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। गुजरात में ही वो गधे देखने को मिलेंगे।
वाइल्ड ऐसे वो। चलिए कोल्ड डेजर्ट की बात कर लेते हैं, जहाँ पे आपको पिन वैली नेशनल पार्क वहीं पे है। अभी पूरी की पूरी नेशनल पार्क की लिस्ट पड़ी हुई है, वो भी देखना है हम लोगों को। ठीक है। उसके बाद में आपको चंद्रताल, सरच्चू एंड किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहीं पे है, हिमाचल प्रदेश में है। वेस्टर्न हिमालयाज में स्नो लेपर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट आपको वहीं पे है। फिर आते हैं शेषाचलम हिल्स। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो चंदन की लकड़ी शेषाचलम हिल्स से ही निकाली जाती है। ठीक है। और चंदन की लकड़ी, असली चंदन की लकड़ी के लिए आपको पहाड़ के नीचे जाना पड़ता है। ठीक है, पुष्पा ही जा सकता था वहां पे। आंध्र प्रदेश, सीसाचलम हिल्स इन ईस्टर्न घाट्स एनकम्पासिंग चित्तूर एंड कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे भी की फौना की चर्चा नहीं है। ठीक है। तो ये रहे आपके लिस्ट, एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं। और यहाँ भी जैसा कि ये आपको हैंडआउट का पार्ट है, आप आराम से इसको पढ़ लेना। ठीक है। और इसमें ऐसा है, जो जिसमें स्टार लगा हुआ है वो है आपको मैन इन बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट। यहाँ पे यूनेस्को की स्पेलिंग गलत है, यूनेस्को ऐसे होता है, वो मैं करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, करेक्ट करके आपको दूंगा। और चलिए एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं ऊपर से। आपको सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश आना पड़ेगा। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। फिर आते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। फिर सिक्किम में कंचनजोंगा नेशनल पार्क, ये आपको कुछ पार्ट नेशनल पार्क के अंदर में आता है। ठीक है। यहीं पे आपको माउंटेन्स वगैरह अच्छे से, हिमालयन रेंज वगैरह आसानी से दिख जाएंगे। फिर मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आसाम में है, इसके ऊपर में रॉयल मानस जो है वो भूटान का पार्ट है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व आपको अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व आसाम में है। नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अचनकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपको मध्य प्रदेश में है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व आपको गुजरात में है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व आपको वेस्ट बंगाल में दिखेगा। सिमली पार बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा का पार्ट है। शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आपको आंध्र प्रदेश में है। फिर तमिलनाडु की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार वहीं पे देखने को मिलेगा। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आपको निकोबार में है। फिर अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी यहीं पे है, तमिलनाडु में ही। नीलगिरी की बात करते हैं तो तीन स्टेट को कवर करता है, केरला, तमिलनाडु एंड केरला, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑल ये वही लिस्ट है जो आपको पढ़ना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जिसमें स्टार लगा हुआ है वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है। और ये आपको की फौना है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है। कुछ कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि आपको वहाँ पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन वाइल्ड डॉग, जिसको ढोले कहते हैं, DHOLE। तो आपको ये अचानक अमरकंटक में देखने को मिलेगा। और तो आपको ऐसा है, जो आपको ये एक बार लिस्ट आप एक बार देख लेना, बड़े अच्छे से देख लेना। और फिर आगे बढ़ना। फिर पिग्मी हॉग हो गया, ये सारी जो है ना, ये आपको IUCN रेड लिस्ट के हैं। तो आपको जानना तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। कुछ कुछ एंडेमिक है, मतलब वहीं पे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन वाइल्ड एस जो है, सिर्फ और सिर्फ आपको रण ऑफ कच्छ में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बार पूरी की पूरी लिस्ट देख लेना। फिर स्लेंडर लॉरिस जो है, ये शेषाचलम हिल्स में देखने को मिलता है, ये भी आपको रेड लिस्ट में है। तो एक बार आप इसको, इस लिस्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको कवर करना। सवाल तो सी डिडोंग से जम के आते हैं, डिगोंग जो है इस पे जम के सवाल आते हैं, बाकी सब पे भी सवाल आते ही रहते हैं। ठीक है। तो एक बार जरूर देख लेना। और ये जो आपको लिस्ट देख रहे हैं, ये ओवरऑल मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स ही हैं, वही हैं। टोटल 12 हैं, और हमारे यहाँ टोटल 18 हैं, जिसमें 12 को रिकॉग्निशन मिला है। ये जो 12 हैं ये वही लिस्ट है। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया को भी देख लेते हैं। ये छोटा टॉपिक है लेकिन है बहुत पावरफुल। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। उससे पहले ये जानते हैं जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं। देखो, हॉटस्पॉट जैसा आपको लग रहा है तो किसी न किसी पर्टिकुलर रीजन की बात हो रही है। एक ऐसा रीजन जहाँ पे आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। एंडेमिक एंडेमिक स्पीसीज की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहीं वर्ल्ड में नहीं दिखाई देगा। ठीक है। और
बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ थ्रेटेंड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज जहाँ पे होंगे ना, ठीक है, इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहेंगे। ये वैसे कॉन्सेप्ट आया था 1980s में, फिर लेकिन उसी समय से ये पॉपुलर हो गया और इसको हाई कंजर्वेशन प्रायोरिटी पे डाला जाने लगा। कौन डिसाइड करता है? तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल नामक एक संस्था है वो। तो सवाल आते हैं, इसको अब दिमाग में रखना। चलिए, अब कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है जो कि चाहिए होगा ये डिसाइड करने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है, जो एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए उस एरिया में, जो कि एंडेमिक हो, मतलब कहीं और भी ना मिले, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे दिखाई देने चाहिए। और उसमें 70% ऑफ प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन है वो खत्म हो गया हो, ठीक है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। तो ये दो क्राइटेरिया मिलके डिसाइड होता है किसी भी एरिया का हॉटस्पॉट। ठीक है, हमारे यहाँ कौन कौन से हैं ये देख लो। हिमालयन हॉटस्पॉट, जैसा कि आप मैप में देख सकते हो, ये मैप मैंने नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान रिपोर्ट 2019 का जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, वहां से लिया है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिमालयन हॉटस्पॉट है जिसका एरिया है 741706 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और इसकी इंडमिज्म परसेंटेज जो है वो कम है, 31.6%। उसके बाद आते हैं इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, ठीक है, जिसका एरिया है 2373057। इसका इंडमिज्म अच्छा खासा है, यानी कि 51.9%। फिर आता है सुंडालैंड हॉटस्पॉट, जिसका इंडमिज्म सबसे ज्यादा है 60%, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दोस्तों, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही सुंडालैंड नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जावा, सुमात्रा, स्टेट ऑफ मलक्का वगैरह सारे सुंडालैंड के ही पार्ट है। अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी हम लोग वर्ल्ड मैप में उसको लोकेट करेंगे तो आपको नजर आएगा। फिर आता है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका हॉटस्पॉट, दोनों कवर होता है इसमें, जिसमें 51.5% एंडेमिज्म देखने को मिला है। ठीक है, तो ये रहा आपका वेस्टर्न घाट और ये आपको श्रीलंका रहा। ठीक है, तो चार है बेसिकली, सवाल आएंगे तो आप इसको दिमाग में रखना कौन कौन सा है। हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और सुंडरलैंड। चलिए वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। देखो, ये टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा हिमालयन रेंज है वो दिख रहा होगा आपको, और ये इंडो बर्मा देखो ये कितना बड़ा है, दिख रहा है। उसके बाद ये सुंडरलैंड देखो ये कितना बड़ा है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, ये सारे कवर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ये आपको अभी जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो सभी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव ऑफ डोमेस्टिक कैटल प्रोटेक्टेड इन सम ऑफ द फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया लाइक नागरहोल एंड बंदीपुर? दोस्तों, इसको तो हम लोग अच्छे से देखेंगे जब हम लोग नेशनल पार्क को कवर करेंगे, लेकिन आपको बता दें इसका सही उत्तर है गौर, जिसको इंडियन बाइसॉन कहते हैं। देखो, इंडियन बाइसॉन को लेके मेरे अंदर जो छवि थी ना वो सिंपल ऐसी थी, तो कोई गाय होगा और कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन मैं पहुंचा दिल्ली के जू, ठीक है, और वहाँ और वहां पे मुझे दिखा इंडियन बाइसन। और आप सोच नहीं सकते, वो इतना हैवीली बिल्ट था, इतना हैवीली बिल्ट था, जो मैं देख के चौंक गया। मैंने अक्सर देखा है, सांड देखा है जो कैसा होता है हैवीली बिल्ट वगैरह, लेकिन वो सबका बाप था। उसका आप समझो ऊपर में इस तरीके से बना हुआ था, इतना हैवीली बिल्ट था और इतना, आप जैसे जो बाहुबली मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें जैसा वो दिखता है ना सांड से लड़ता हुआ, वैसा था इंडियन बाइसन। वैसे इंडियन बाइसन की बात करते हैं गौर, तो आपको छत्तीसगढ़ में एक डांस होता है गौर मारिया, उसमें वहां पे आपको इंडियन बाइसन की एक तरीके से पूजा होती है। और वहां का जो व्यक्ति होते हैं जो इसको परफॉर्म करते हैं वो इंडियन बाइसन के सींग को सर पे पहन के डांस करते हैं। तो जो कि हमने फोक डांस में अच्छे से कवर करा है। ठीक है, और अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? देखो, कोल्ड डेजर्ट तो है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, फिर गिर फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं है, ये गुजरात में है, लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। उसके बाद सुंदरबन की बात करते हैं तो ये बिल्कुल है, यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, और ये यूनेस्को का मैप का पार्ट भी है, मैन बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। सिमिलरली नीलगिरी भी है, और ये नीलगिरी 3 स्टेट में कवर होता है आपको, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। In which biosphere reserve is the largest endangered marine animal dugong and the sea turtles also found? अभी हम लोगों ने देखा, the right answer was Gulf of Mannar Biosphere Reserve. How many biosphere reserves are there in India? The right answer is 18। हमें पता है जो हम लोग 18 को अभी biosphere reserves आंकित करके चल रहे हैं, और इसमें से 12 ऐसे हैं जो कि यूनेस्को के
मैप का पार्ट है ना। विच बायो रिजर्व्स इन इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को वाला। सुंदरबन तो बिल्कुल है, मानस नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार है और नंदा देवी है। मानस आपको आसाम में है। मानस के ठीक ऊपर में रॉयल मानस है जो कि भूटान में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज ओडिशा। यहाँ भी आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा। इन रेफरेंस टू द बायोस्फीयर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर प्रोटेक्टेड एरिया? ओके, अच्छा, देखो डाइचीगाम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन आपको बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो आपका सही उत्तर तो यही हो गया। अचानक कमर अमरकंटक हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। अगस्तमलाई भी हम लोगों ने पढ़ रखा है जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है। नॉर्किक भी हमें पता है जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है। इन विच स्टेट इज द नॉर्किक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज मेघालय। ये आपको मैप का पार्ट है और सबसे छोटा है मैप में, ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। अगर आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, जो यहीं पे चंदन की लकड़ियां मिलती हैं, रेड सैंडर्स इसको कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मानस बायोस्फीयर लोकेटेड? अभी हम लोगों ने देखा आसाम में है वो। इन विच स्टेट इज द नॉर्किक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? द राइट आंसर इज मेघालय। ये मुझे लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो कुछ इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से। और अब हम लोग इसी में नेक्स्ट टॉपिक के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।